किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। शाम के 6 बज चुके हैं, लेकर हाजिर हैं हम कार्यक्रम हेलो किसान, जो कि एक फोन इन कार्यक्रम है जिसमें कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए अहम विषय हम आपके लिए आज भी लेकर आए हैं। और इनसे जुड़े हुए सवाल आप भी पूछ सकते हैं टोल फ्री नंबर के जरिए, ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए। आइए सबसे पहले हम आपको बता दें आज हम किन विषयों पर चर्चा करने जा रहे हैं जिससे कि आपकी कृषि उन्नत हो सकती है। तो आज के जो विषय हैं वो हैं खरीफ फसलों में बीजों की उपलब्धता एवं सावधानियां। इसके साथ ही बात करेंगे कृषि शिक्षा एवं स्वरोजगार की। तो दो बेहद ही महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नोट कर ले हमारा टोल फ्री नंबर जिस पर आप कॉल कर सकते हैं 1800-113060 और 1800-113061 पर कॉल करके आप विशेषज्ञ मेहमानों से जानकारी हासिल कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि बातचीत के दौरान टीवी की आवाज बंद रखें और फोन लाइन के जरिए बातचीत करें, इससे बातचीत में रुकावट नहीं आएगी। व्हाट्सएप के जरिए भी आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा नंबर है 8800520717। सवाल भेजने के साथ साथ नाम और स्थान भी जरूर लिखें। इसके अलावा ईमेल के माध्यम से भी आप सवाल भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें, hellokisan2015@gmail.com। तो अब किसी भी माध्यम से आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं और हमारे सवालों के जवाब के लिए दो बेहद ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर टीके यादव हैं, आप सहायक महानिदेशक बीज, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मुकेश कुमार, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर है कृषि विद्यापीठ इग्नू, नई दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अच्छी फसल का आधार अच्छा बीज होता है और ऐसे में बीजों के बारे में जानना किसानों के लिए बेहद ही जरूरी है, तभी वो अच्छा उत्पादन हासिल कर सकते हैं। इस क्रम में डॉक्टर यादव हमें बताएं कि जो ICAR है वो किस तरह के कार्यक्रम चलाता है ताकि उन्नत से उन्नत बीज किसानों को मिल सके, और खास तौर पर खरीफ मौसम के लिहाज से अगर बात करें तो किन किन फसलों की कैसी अच्छी किस्में किसानों के लिए उपलब्ध हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक पूरा तंत्र, जिसमें लगभग 113 हमारे संस्थान हैं और 74 जो राज्य और केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय हैं जो कि कृषि शिक्षा, अनुसंधान और प्रसार पर कार्य करते हैं। इसमें जो मुख्य तौर पर जो फसल किस्म उत्पादन में हमारे 28 संस्थान जो कि खाद्य फसलों पर काम करते हैं और 23 संस्थान जो हैं वो विभिन्न जो बागवानी फसलों पर कार्य करते हैं। और इसमें जो मुख्य इनमें दोनों डिविजन्स में क्रॉप साइंस जिसको हम बोलते हैं और दूसरा जो हॉर्टिकल्चर है, और उसके अलावा कुछ एक दूसरे संस्थान भी जो फसल विकास पे कार्य करते हैं, तो उनका मुख्य उद्देश्य सबसे पहले जो है उच्च उत्पादकता, उसके बाद गुणवत्ता, और जो आज हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो क्लाइमेट चेंज के हिसाब से आपके जैसे अभी अधिक बरसात है, सूखा है, गर्मी है और सैलिनिटी, और ये इस तरह की समस्याओं पर भी किस्मों का विकास किया जाता है। और अभी हाल में पिछले अगर हम 9 वर्षों की बात करें तो हमारे जो किस्म विकास का कार्य है फसलों में, खाद्य फसलों में विशेष तौर पर, तो हमने 2279 किस्में अभी लगभग 80 फसलों की विकसित की हैं, जिसमें से
1888 किस्में हैं वो जो आपके जो क्लाइमेट चेंज के प्रति जैसे वो प्रतिरोधक हैं, और ये सभी किस्में जो अभी सीड चेन में हम ले आए हैं, और उनका बीज उच्च गुणवत्ता का बीज उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और उसके संस्थानों और कृषि विश्वविद्यालयों की रहती है। जी बिल्कुल, तो इस विषय पर विस्तार से बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आइए उससे पहले नजर डाल देते हैं इस रिपोर्ट पर। ये समय खरीफ फसल का है, जिनमें धान, अरहर, सोयाबीन और उड़द मुख्य है। अच्छी पैदावार के लिए सबसे जरूरी है समय रहते बुआई का काम पूरा करना, लेकिन कभी कभी समय से बीज की उपलब्धता न होने से बुआई पिछड़ जाती है, जिसका असर उपज पर पड़ता है। ऐसे में किसान को चाहिए कि समय रहते ही बीज की उपलब्धता सुनिश्चित कर लें। इसके लिए सरकार भी सकारात्मक प्रयास कर रही है। राष्ट्रीय बीज निगम और राज्य बीज निगम सीजन से पहले ही किसानों को बीज उपलब्ध कराने में सहायता करते हैं। निगम के पूरे देश भर में 11 क्षेत्रीय कार्यालय, 22,000 हेक्टेयर क्षेत्रों में फैले हुए 5 फार्म और 48 प्रक्षेत्र कार्यालय, 30 बीज उत्पादन केंद्र, 107 बीज विपणन केंद्र, 76 बीज संस्करण संयंत्र, 7 वातानुकूलित बीज भंडारण सुविधाएं हैं। कृषि विभाग ने खरीफ 2023 के तहत बीज वितरण योजना कार्यान्वयन के लिए समय सीमा निर्धारित की है, जिसमें जिले के सभी BAO, कृषि समन्वयक व किसान सलाहकार को आदेश दिया जाता है कि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजना अंतर्गत बीज प्राप्ति के लिए किसानों को विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। किसानों को यहाँ तक कि अतिरिक्त शुल्क देकर बीज किसानों के घरों तक पहुँचाने की सुविधा भी मिलती है। वहीं किसानों को अच्छी गुणवत्ता के बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए सीड ट्रेसेबिलिटी सिस्टम की सौगात भी दी गई है। जी हाँ, तो रिपोर्ट आपने देखी। आइए अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और कृषि शिक्षा के बारे में बातचीत करते हैं। डॉक्टर मुकेश, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, अगर उन्नत कृषि करना हो या फिर कृषि से संबंधित स्वरोजगार से जुड़ना हो, तो ऐसे में जो कृषि शिक्षा है वो किस तरह की भूमिका निभाते हैं और किसानों के लिए उस वक्त किस तरह के विकल्प मौजूद हैं? बिल्कुल। सबसे पहले तो मेरा सभी को नमस्कार। और जो मोनालिसा जी ने पूछा कि कृषि शिक्षा का क्या योगदान है, देखिए यदि हम अच्छी कृषि चाहते हैं जिसमें कि फसल अच्छी हो, तो हमें वैज्ञानिक तरीके से कृषि का उत्पादन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें जो विकल्प हैं, देखिए पूरे देश में ICAR एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है और डिफरेंट स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कृषि में डिफरेंट लेवल के प्रोग्राम्स उपलब्ध कराते हैं। जैसे आपने पर्टिकुलरली पूछा कि किसानों के लिए कौन से प्रोग्राम हो सकते हैं, तो वो जागरूकता से लेके छोटे छोटे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं। और जब हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं तो उसमें अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं, डिप्लोमा प्रोग्राम्स चलाती हैं यूनिवर्सिटीज़, सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स चलाती हैं डिफरेंट लेवल पे, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट और PhD लेवल तक के प्रोग्राम्स सारे यूनिवर्सिटीज़ ऑफर करती हैं, जिससे कि हम अपनी वैज्ञानिक तरीके से कृषि को उत्पादकता बढ़ा सकते हैं और अच्छी कृषि हम कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो विस्तार से बातचीत करेंगे कृषि शिक्षा एवं स्वरोजगार के विषय पर। आइए उससे पहले नजर डाल देते हैं इस रिपोर्ट पर। हमारे देश भारत में कृषि के मायने बदल रहे हैं, खेती के तरीके बदल रहे हैं और बदलाव से मिलने वाले परिणाम हमें आर्थिक मजबूती दे रहे हैं। कुछ दशक से किसान खेतों में नहीं बल्कि शिक्षा संस्थानों में भी तैयार हो रहे हैं। आज ऐसे कई पाठ्यक्रम हैं जो युवाओं को सीधे कृषि से जोड़ रहे हैं, जिसमें सबसे अहम भूमिका है 1905 में शुरू हुए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की। मौजूदा समय में नवीन अनुसंधानों से नई किस्में इजाद होने लगी, जिससे पैदावार में इजाफा हुआ। वर्तमान में भारत में करीब 63 अनुसंधान संस्थान और 3 केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, 59 कृषि विश्वविद्यालय और 4 समतुल्य विश्वविद्यालय हैं, जिसमें शिक्षा ले रहे युवा एक उन्नतशील देश को रूप देने में लगे हुए हैं। ये युवा वर्ग कृषि में नए सुधार और विपरीत हालात में भी अच्छी पैदावार के लिए रिसर्च कर रहे हैं,
जिसमें रासायनिक की जगह जैविक व प्राकृतिक खेती के लिए बेहतर विकल्प, उन्नत कृषि यंत्र, कम पानी वाले क्षेत्रों में भी भरपूर पैदावार लेने की विधियां शामिल हैं। इतना ही नहीं, खेती के साथ स्वरोजगार की परिकल्पना को भी पूरा किया जा रहा है। युवा शिक्षा के दौरान ही एग्री स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, जिसमें सरकार भी भरपूर सहयोग कर रही है। देश में अकेले एग्री स्टार्टअप की संख्या करीब 2000 हो चुकी है। वहीं अन्य क्षेत्रों को मिलाकर 10,000 से ज्यादा स्टार्टअप काम कर रहे हैं, जो युवाओं को नौकरी तलाश करने की समस्या का समाधान करते रोजगार के अवसर बढ़ाने में सहायक हैं। जी हाँ, तो कृषि शिक्षा की भूमिका पर ये खास रिपोर्ट आपने देखी और बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच कुछ सवाल हमारे दर्शकों के हमारे पास पहुंचने शुरू हो गए हैं। तो आइए कार्यक्रम में एक सवाल शामिल करते हैं। व्हाट्सएप के जरिए सवाल भेजा है अंकुर सहाय जी ने आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, और वो जानना चाहते हैं कि कृषि शिक्षा के लिए बीएससी ग्रेजुएशन क्या सही साबित हो सकता है किसानों के लिए, उसके बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं। तो डॉक्टर मुकेश, आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जो हमारे किसान भाइयों ने पूछा है, क्योंकि बीएससी जो है उसमें एक बेसिक लेवल की शिक्षा किसानों को दी जाती है, और किसान के जो भी हमारे 12th पास स्टूडेंट होते हैं उनको दी जाती है, और वो किस तरीके से नई वैरायटीज़ आ रही हैं, किस तरीके से आप पानी का सही उपयोग कर सकते हैं, ये सब जानकारी वो ले सकते हैं। और बीएससी एक बहुत ही अंडर ग्रेजुएट लेवल का बहुत ही अच्छा विकल्प है, जिससे कि वो अपनी उपज को किसान बढ़ा सकते हैं, और उनको यदि कि 12th पास हैं तो उनको एक बीएससी करना चाहिए, बीएससी एग्रीकल्चर करने चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अंकुर जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल लेते हैं। व्हाट्सएप के जरिए सवाल आया है मदनपुर छबीला अलीगढ़ से, उत्तर प्रदेश से, लेकिन इसमें उन्होंने अपना नाम स्पष्ट तौर पर नहीं लिखा है, लेकिन उन्होंने अपनी एक समस्या के बारे में लिखा है कि उन्होंने 1886 धान लगाया है और उनका कहना है कि उसमें बकानी बहुत आ रही है, यानी कि सुरमुर्ग पौधा। तो ऐसे में जानना चाहते हैं कि वो क्या उपाय कर सकते हैं। डॉक्टर यादव, आप उन्हें क्या सुझाव देंगे? तो सबसे पहले तो क्योंकि किसान भाई से शायद संपर्क नहीं हो पाएगा, आप बीज आपने कहाँ से लिया उसका स्रोत आप ध्यान रखें जी। और बकानी का, क्योंकि अभी जो सीड ट्रीटमेंट का कुछ होता है, तो अभी तो किसान भाई जो आपके पास का जो कृषि विज्ञान केंद्र है या जो भी हमारा संस्थान है या पूसा संस्थान में हमारे वैज्ञानिकों से संपर्क करके और उसके उपचार पर आप कार्य कर सकते हैं, क्योंकि जो शुरू में बीज का स्रोत उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और आमतौर पर जो कि बीज से जो वो बीमारी फैलती है तो उसके उपचार के लिए निश्चित रूप से आपको वैज्ञानिक सलाह इसमें लेनी पड़ेगी। तो पूसा संस्थान से या जो आपके नज़दीक जो भी कृषि विज्ञान केंद्र या जो कृषि विश्वविद्यालय है उससे किसान भाई संपर्क करें तो बेहतर विकल्प रहेगा। तो डॉक्टर यादव, इसका मतलब ये है कि किसान जब बीज खरीदते हैं उस वक्त ही उन्हें कुछ सावधानियां ज़रूर बरतनी चाहिए। तो ऐसे में हमें बताएं कि किसानों को कहाँ से बीज खरीदना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान उस वक्त रखना चाहिए? हाँ, निश्चित रूप से ये बहुत ही एक आवश्यक और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और इसमें जैसे किसान भाई आमतौर पर जब फसल की बिजाई का समय आता है तब बीज की व्यवस्था करते हैं, और उसमें हड़बड़ी में, क्योंकि जैसे अभी बरसात हो रही है और बहुत से किसान भाई बरसात शुरू होने के बाद जो है बीज का इंतजाम शुरू करते हैं, उसमें क्योंकि उस समय अच्छे बीज की उपलब्धता नहीं हो पाती है और जल्दी में किसी भी तरह का बीज मार्केट से लेके किसान भाई बोते हैं। इसमें किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आप सीजन से कम 1 से 2 महीने पहले अपनी जो भी फसल आपको लगानी है उसके बीज की व्यवस्था करें। उसमें ध्यान सबसे बड़ा ये रखें कि किस्म का चयन वही करें जो आपके क्षेत्र के लिए अनुमोदित हो। कई बार किसान भाई बहकावे में या कहीं अच्छी चमक दमक वाली पैकेज के चक्कर में पड़ जाते हैं कि भाई ये पैकेज जैसी अच्छी है उतनी अच्छी पैदावार होगी, और वो कोई भी किस्म बाजार से ले आते हैं जो कि आपके क्षेत्र के लिए अनुमोदित नहीं है। उसमें किसान भाइयों को कई बार भारी नुकसान उठाना पड़ता है। दूसरा जो है आपके बीज के स्रोत की बात है कि कहाँ से ले। उसमें देखिए, आप जो पब्लिक सेक्टर में हमारे जितने भी कृषि विश्वविद्यालय हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान हैं, नेशनल सीड कॉरपोरेशन जो एनएससी है हमारा, स्टेट सीड कॉरपोरेशंस हैं,
और 5-6 जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उसके अलावा लगभग 500 के आसपास जो प्राइवेट कंपनीज भी हमारे देश में कार्य करती हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो आप अपने क्षेत्र में ये देखिए कि जो कौन आपके भरोसे लायक है, आप बीज वहीं से खरीदें और बीज खरीदने के बाद आप निश्चित रूप से जो आपने रसीद ली है उसको साथ रखें। थैली पे आप खरीदते समय ध्यान रखें कि उस बीज की म्याद कब तक है, वैलिडिटी कब तक है। बीज को जब शुरुआत में पैकिंग करते हैं तो उसकी वैलिडिटी 9 महीने की होती है। अगर वो बीज उस समय नहीं बिकता है तो उसको दोबारा से रिवैलिडेट कराते हैं और उसके बाद 6 महीने की फिर वैलिडिटी मिलती है। कई बार किसान भाई इस धोखे में आ जाते हैं कि बीज की वैलिडिटी खत्म हो जाती है और उसमें जो उसकी अंकुरण क्षमता है और उसका जो ओज है और जिस तरह की उसकी पैदावार आनी चाहिए वो नहीं आती है। तो इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें कि वो बिल को और जो टैग है थैली के ऊपर जिस पे विभिन्न मानक लिखे हुए हैं, जर्मिनेशन के, मॉइस्चर कंटेंट, जो फिजिकल प्योरिटी, जेनेटिक प्योरिटी, अदर जो दूसरे वीड सीड आदि का, उनको संभाल कर रखें और थैली कभी भी खुली नहीं लें, ताकि कभी भी भविष्य में इस तरह की कोई आवश्यकता पड़ती है, फसल ठीक नहीं रहती है, तो वो अपना कहीं भी कृषि जो विभाग में जाकर अपना जो नुकसान की भरपाई के लिए क्लेम कर सकें। बिल्कुल, तो जी हाँ, तो इन सावधानियों को जरूर बरतें जब आप बीज खरीदने जा रहे हो। प्रमाणित स्रोत से ही बीज लें और उसके साथ ही रसीद रखना भी बेहद ही जरूरी है। तो इसी तरह से बीज के बारे में, कृषि शिक्षा के बारे में हमारी बातचीत यहाँ पर कार्यक्रम में जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस कार्यक्रम में आज हम खरीफ फसलों में बीज की उपलब्धता के बारे में और साथ ही कृषि शिक्षा व स्वरोजगार के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इस विषय पर बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच कार्यक्रम में हमारे कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। सत्यनारायण जी मंदसौर मध्य प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सत्यनारायण जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो सत्यनारायण जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? जी मैम। जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, बताएं। जी, मुझे ये पूछना था मैम कि दिन में बीज उपचार करने से क्या क्या फायदे और अगर नहीं तो क्या क्या नुकसान? अच्छा, बीजोपचार के बारे में जानना चाहते हैं और अगर बीजोपचार नहीं करे तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, आइए जानते हैं। जी डॉक्टर यादव बताएं। सत्यनारायण जी, बीज उपचार जैसे 3 तरह के उससे हम करते हैं। एक तो जिन फसलों में जो बीज जनित बीमारियां होती है उसके लिए हम आमतौर पर फंजीसाइड का जो प्रयोग करते हैं, ताकि जो भी कीटाणु हैं बीमारी के वो उसी में उनको कम किया जा सके और फसल के एक निश्चित अवधि तक उससे जो है बीमारी का प्रकोप नहीं होता है और बाद में जो है फसल उस अवस्था से निकल जाती है, तब तक वो बीमारी को रोकता है। दूसरा जो बीज उपचार आमतौर पर होता है, कई बार जो जमवार के समय कुछ कीड़े और वो काफ़ी नुकसान करते हैं तो वो इंसेक्टिसाइड का उपचार होता है। और तीसरा, जैसे हम दलहनी फसलों में राइजोबियम का या दूसरी खाद्य फसलों में एजोटोबैक्टर का प्रयोग करते हैं। तो ये 3 तरह का बीज उपचार होता है और बीज उपचार निश्चित रूप से फसल के लिए बहुत ही उपयोगी रहता है। जहाँ पे आपको पता है कि आपके खेत में एक बीमारी बार बार आती है और वो बीज जनित है, तो उसको निश्चित रूप से किसान भाई जो है उसके जो रिकमेंडेड जो भी उसकी केमिकल है, जो पेस्टिसाइड है, तो उससे उनको उपचार करना चाहिए। इससे क्योंकि बीज उपचार में एक तो बहुत ही कम कीमत लगती है
और दूसरा पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। जब आपकी खड़ी फसल में आप छिड़काव करते हैं तो उसमें बहुत अधिक मात्रा में केमिकल हम रसायन छिड़कते हैं, जिससे कि हमारे वातावरण पे फर्क पड़ता है। उसमें कॉस्ट भी ज़्यादा लगती है और नुकसान की भी भरपाई उतनी नहीं हो पाती जितना बीज उपचार से हम शुरू की अवस्था से ही उस नुकसान को रोक सकते हैं। तो इसमें किसान भाइयों को निश्चित रूप से बीज उपचार पर जाना चाहिए। और बहुत सी ज़्यादातर किस्मों में और ज़्यादातर फसलों में बीज उपचार के लिए दवा भी उस थैली के साथ एक पैकेट दिया जाता है। तो उस पैकेट को निश्चित रूप से उपचारित करते हुए आपके बीज को उसका प्रयोग करें। उपचार करने की विधि जो आमतौर पर होती है कि सबसे पहले आपका जो फंजीसाइड से हम उपचारित करते हैं। अगर आपको फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और उसके साथ ही जो राइजोबियम वगैरह का भी जो हम करते हैं, जीवाणुओं का भी प्रयोग करते हैं, तो सबसे पहले फंजीसाइड का जो आपके बीमारी को रोकने के लिए जो केमिकल्स हैं, रसायन, उनका प्रयोग करें। उसके ऊपर जो कोट आएगी वो आपके इंसेक्टिसाइड की, जो कीटनाशकों की, और उसके बाद लास्ट में जो राइजोबियम कल्चर या एजोटोबैक्टर का हम प्रयोग करते हैं बीज उपचार में, तो उससे उसका जो बीज उपचार करना चाहिए ताकि सही तरीके से आपको बीमारी से, कीड़ों से और जो आपके जो नाइट्रोजन बढ़ाने की क्षमता जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया में और जो आपके एजोटोबैक्टर में होती है, उसका सही रूप से किसान भाई फायदा उठा सकें। बिल्कुल। तो सत्यनारायण जी, आपके सवाल का जवाब मिल गया और विस्तार से जाना आपने बीजोपचार की महत्ता के बारे में। हमें उम्मीद है कि आगे से आप जरूर ध्यान रखेंगे और सभी किसान बुआई से पहले बीजोपचार जरूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर डॉक्टर मुकेश, आपसे जानना चाहेंगे कि कृषि में उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद जो हमारे युवा हैं उनके लिए रोजगार की किस तरह की संभावनाएं खुल जाती हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए यदि उच्च शिक्षा लेते हैं, जैसे बीएससी किया, तो बीएससी के बाद बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे अभी डॉक्टर यादव ने बताया कि सीड कंपनीज में हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं वो जा सकते हैं। इसी तरीके से हम कहें तो मार्केटिंग में जा सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, जिसे हम एग्रीकल्चर मास्टर्स इन एग्री बिजनेस कहते हैं, उसमें करके वो मार्केटिंग में जा सकते हैं, ट्रेड में जा सकते हैं। ये और यदि कहें तो गवर्नमेंट में जो है, स्टेट गवर्नमेंट की बहुत सारी जॉब्स ऑफर होती हैं, उनमें जा सकते हैं। और आप देखिए यदि उन्होंने और हायर एजुकेशन ले ली तो वो साइंटिफिक जो कम्युनिटी है उसमें एंटर कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग एमएससी कर लेते हैं और पीएचडी कर लेते हैं, वो टीचिंग में भी जा सकते हैं और उसके बाद वो रिसर्च में जा सकते हैं। और जो जितने भी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं उसमें सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होते हैं, वो उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। और अभी यदि आप देखेंगे तो इस टाइम प्रोसेसिंग का एक बहुत बड़ा सेक्टर है। जो हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जितना भी होता है वो यदि हम उसमें वैल्यू एडिशन कर लेते हैं तो जो है, जो हमारा प्रोसेसिंग सेक्टर है उसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आई हुई हैं। तो उसमें हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं वो जॉब ले सकते हैं। जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर ले देते हैं। गोलू कुमार जी इस वक्त सागर मध्य प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। गोलू जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी नमस्कार मैम। जी नमस्कार, बताएं। जी मैम, मैं सागर मध्य प्रदेश से गोलू कुमार बात कर रहा हूँ। जी जी मैम, मेरे सवाल है कि हमारे सागर में कम से कम 10 दिनों की मैम बारिश हो रही, ठीक है, तो बारिश से कब राहत मिलेगी मैम? सोयाबीन की बुआई करनी है हम लोगों के लिए मैम। जी 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 बिल्कुल। तो डॉक्टर यादव, ऐसे में क्या करें? तो गोलू कुमार जी, अभी सोयाबीन का जैसे अभी समय आया है और निश्चित रूप से बरसात इतनी लंबी नहीं चलेगी, तो आपको जो जैसे ही आपके खेत में बत्तर की अवस्था आती है, क्योंकि बरसात पे तो कोई कंट्रोल रहता नहीं है, और आपके क्षेत्र के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी किस्में, जैसे आपके जो सोयाबीन का संस्थान है हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च इंदौर में, और उसके अलावा जबलपुर से जो विश्वविद्यालय हमारे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर से बहुत ही अच्छी अच्छी किस्में आपके क्षेत्र के लिए नई किस्में आई हैं। तो आप अपने बीज की व्यवस्था पहले करें और उसके साथ जैसे ही आपके क्षेत्र में खेत चलाने लायक की जो स्थिति आती है, और एक कोशिश करें कि अगर मान लो पानी निकासी का कोई साधन आपके पास हो, बरसात थोड़ी रुकने के बाद, तो जल्दी से पानी निकासी हो तो उसको जल्दी से जल्दी पानी की निकासी करके आप जल्दी से जल्दी बिजाई करें। और जिस तरह की बरसात की जो समस्या आ रही है, तो आजकल जो फरो बेड पर जो एक नई मशीन सोयाबीन के केस में है, तो अगर आप उस मशीन का प्रयोग करते हैं तो बाद में भी जैसे देखा गया है कि कई बार अधिक बरसात की वजह से सोयाबीन की फसल में काफ़ी नुकसान होता है, तो जो फरो रेज्ड बेड जो मशीन से हम लगाते हैं, तो उससे निश्चित रूप से जो बेड पे जो फसल होती है
तो उसमें नुकसान कम होता है, और जो हम नाली बनाते हैं उसमें वो पानी चला जाता है। तो आप कोशिश करें कि जैसे ही बरसात थमती है तो पानी की निकासी की व्यवस्था करें, चाहे आप किसी चैनल के जो ड्रेन के द्वारा या कोई पंप आदि से, और जल्दी से जल्दी बत्र आ जाए। और अभी इतना हम लेट भी नहीं हुए सोयाबीन की बिजाई में, तो जैसी बरसात रुकती है आप बीज की व्यवस्था करके और तुरंत बिजाई करने की कार्रवाई पूर्ण करें। जी बिल्कुल। तो गोलू जी, जाना आपने कि क्या उपाय आप इस वक्त अपना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं नंदस्वरूप मिश्रा जी, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। उनका रुख करते हैं। नंदस्वरूप जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। नमस्कार सर, मैं नंदस्वरूप मिश्रा हूँ बाराबंकी से। मैं जानना चाहता हूँ कि इस समय जो बीज खरीदा जाएगा खरीफ फसल के लिए, तो ऐसी दशा में बरसात भी हो रही है, तो हमें उस बीज को किस सावधानी में रखना चाहिए? नमी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कि सूखे में रखना चाहिए? दूसरी चीज, बोने के पहले हमें उसका परीक्षण कैसे करना चाहिए, कितने % जमता है कि नहीं जमता? वो तो पैकेट तो बंद है, वो तो ठीक है, हमें तो नहीं पता है जमेगा कि नहीं जमेगा, तो हमें किस प्रकार की सावधानी में रखनी चाहिए? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है, आइए जानते हैं। जी डॉक्टर यादव। नंदस्वरूप जी, बहुत ही अच्छा सवाल आपका है, और इसमें जो सबसे अच्छी सावधानी जो आपने रखनी है कि जैसे बीज को लाने के बाद आप नमी वाले स्थान में मत रखिए, और पानी बिल्कुल उसको लगना नहीं चाहिए, और आप उसको बिल्कुल सूखे में और थोड़ा सा बिल्कुल अंदर संभाल के कि उसमें कम से कम नमी लगे। तो चाहे किसी बिन में बंद करके रख सकते हैं, या अंदर के कमरे में जहाँ पे नमी बहुत अधिक नहीं जाती है और हवा का निकास हो, जैसे पंखा आदि चल रहा हो। और दूसरा, बिल्कुल भी पानी नहीं लगने देना है, उसको बहुत अच्छी तरह से संभाल के रखना है। नहीं तो कई बार क्या होता है, अगर पानी लग गया और कई बार बाहर रख देते हैं बरसात की पछाड़ों से या थोड़ी बहुत बूंदों से ही बीज में बहुत ही अधिक जो एक गिरावट आती है अंकुरण क्षमता में, तो उससे बीज को बचा के रखना है। दूसरा जो आपकी बात है कि बोने से पहले अगर हम मान लो बीज पहले ले आए, उसको कैसे देखें कि भाई उसकी गुणवत्ता, उसकी जो अंकुरण क्षमता सही है या नहीं, तो उसके आमतौर पर हम देसी तरीके से 2 उपाय हम बताते हैं, और जो बहुत ही अच्छे कारगर रूप से हमारे किसान भाई प्रयोग भी करते हैं, और वो अच्छा एक आपको रिजल्ट देते हैं। एक तो आप जो उसी जो किस्म आप लेके आए हैं उस थैली से लेके 100 दाने गिन करके आप जो बोरी, हमारी टाट की बोरी है जिसमें बिनोला आदि आता है, या जो आपके बाकी जो फीड आते हैं, उस बोरी को आधी परत पर नीचे उसको गीला करके उसमें बीज को रखते हैं, और आधी परत उसके ऊपर डाल देते हैं, और कमरे के टेम्परेचर में ही आपका जो अंदर जहाँ भी रूम टेम्परेचर में उसको रखते हैं, और उसको 2-3 दिन के बाद थोड़ा थोड़ा पानी का छिड़काव करते हैं, ताकि वो सूखा नहीं रहे, उसमें नमी रहे बोरी में। चाहे अगर जल्दी भी करना पड़े, कई बार गर्मी होती है, तो रोजाना भी छिड़काव करें। और उसके बाद आप 7 दिन के बाद 6-7 दिन के बाद उसमें अंकुरण शुरू हो जाता है आमतौर पर टेम्परेचर के हिसाब से। तो उस समय आप उसको डेली गिनते रहें, और लगभग 7-8 दिन तक ज़्यादातर फसलों में जो अंकुरण की प्रक्रिया है बीजों की, वो पूरी हो जाती है। तो आप देखेंगे कि अगर उसमें अंकुरण जो है, जैसे ज़्यादातर जो खाद्य फसलें हैं उसमें 80-85% तक का अंकुरण जो है हमारे इंडियन मिनिमम सीड सर्टिफिकेशन के द्वारा मान्य है। और अगर जो जैसे सोयाबीन में है, सोयाबीन में आमतौर पर 70 से 65% तक का भी जो अंकुरण होता है उसको सही मानते हैं। बाकी सभी फसलों में अंकुरण की क्षमता अलग अलग होती है। तो आप कोशिश करें कि जो खाद्य फसलों में 85% तक का अंकुरण हो, बाकी फसलों में वो 80-75% से ज़्यादा का अंकुरण हो, तो ही आप मानेंगे कि भाई सीड की जो है जमने की क्षमता वो सही है। जी जी। तो नंदस्वरूप जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, और इस जवाब से बाकी तमाम किसानों को भी काफ़ी लाभ होगा। आगे बढ़ते हैं और एक ईमेल यहाँ पर कार्यक्रम में शामिल करते हैं। एक सवाल भेजा है अजीत सिंह जी ने राजस्थान से। उनका कहना है कि 12वीं के बाद वो कृषि में डिप्लोमा करना चाहते हैं, तो वो कहाँ से कर सकते हैं, इसके लिए जानकारी चाहते हैं। जी हाँ, ये आपका सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, बहुत सारे डिप्लोमाज आजकल स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही हैं, और इवन ICR के इंस्टीट्यूट भी ऑफर कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, इसमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि वो डिफरेंट लेवल के डिप्लोमा ऑफ़र कर रहे हैं, सर्टिफिकेट ऑफ़र कर रहे हैं। जैसे कि यदि आप चाहें तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में एडमिशन चल रहे हैं, वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं, और आप वेबसाइट पे पूरी जानकारी ले सकते हैं कि कौन कौन से डिप्लोमा विश्वविद्यालय ऑफ़र कर रहा है। कुछ के नाम मैं बता देता हूँ, जैसे कि डिप्लोमा इन हॉर्टिकल्चर है, डिप्लोमा इन
आप कह सकते हैं कि वाटरशेड मैनेजमेंट है, डिप्लोमा इन मीट टेक्नोलॉजी है, ये सारे जितने भी डिप्लोमा हैं ये स्वरोजगार के तरफ आपको बढ़ावा करते हैं, बढ़ावा देते हैं। जी जी, तो अजीत जी, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर पूरी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, वेबसाइट का जो पता है वो भी बता दें। वेबसाइट जो है वो www.ignou.ac.in पर पूरी विस्तृत जानकारी उपलब्ध है। बिल्कुल, तो अजीत जी, जाना आपने कि कहाँ पर संपर्क कर सकते हैं, कैसे आपको तमाम जानकारी मिल सकती है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर का रुख करते हैं। विपिन जी इस वक्त सागर मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो विपिन जी, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो, चलिए लग रहा है हमारा संपर्क टूट गया है। यहाँ पर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन बहुत सारे सवाल व्हाट्सएप के जरिए भी मिल रहे हैं, तो एक और सवाल यहाँ पर शामिल करते हैं। तरुण कुमिया जी ने सवाल भेजा है राजस्थान से, और ये जानना चाहते हैं कि अच्छी गुणवत्ता वाले बीज ऑनलाइन किस प्रकार खरीद सकते हैं और क्या इस पर अनुदान मिल सकता है? डॉक्टर यादव। तरुण जी, ऑनलाइन का भी जो फसलों में आमतौर पर जो जितनी भी खाद्य फसलें हैं हमारी जी, उनमें अभी इतना प्रचलन नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो पूसा संस्थान है, उन्होंने एक पोर्टल अभी शुरू किया है जिसमें कि आप ऑनलाइन अपनी रिक्वायरमेंट दे सकते हैं। उसी तरह हमारा जो एक गेहूं का संस्थान है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च, उसमें भी उसकी प्रक्रिया पिछले सीजन से ही उन्होंने शुरू किया है कि उसका ऑनलाइन ही वो ऑर्डर लेते हैं, ऑनलाइन पेमेंट वगैरह होने के बाद वो सप्लाई करते हैं, लेकिन अभी इसमें पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ है। वेजिटेबल्स में हमारा संस्थान जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च है बेंगलोर में, उन्होंने पूरा बीज का वितरण प्रणाली जो है ऑनलाइन शुरू की हुई है पिछले लगभग 3 साल से। इसमें अभी जो भारत सरकार ने एक साथी पोर्टल का हमारे माननीय मंत्री जी ने अप्रैल के माह में ही उसकी शुरुआत की है, जिसमें कि आपका साथी का है कि सीड ऑथेंटिसिटी, ट्रेसेबिलिटी एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री, जिसमें आपको बीज की पूरी प्रक्रिया किस तरह से जो न्यूक्लियस सीड जो आता है, उस न्यूक्लियस सीड से लेके ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, सर्टिफाइड सीड, उसका पूरी चेन जो है वो किस तरह से बना, कहाँ से वो किसकी वैरायटी थी, किसने न्यूक्लियस सीड पैदा किया, कहाँ ब्रीडर सीड पैदा हुआ, कहाँ पे फाउंडेशन हुआ, कहाँ पे सर्टिफाइड हुआ, तो उसकी एजेंसी, उस खेत की पूरी प्रक्रिया, और उसमें जो आगे जो उसका गुणांक है वो भी जो हर एक वैरायटी का एक मल्टीप्लिकेशन रेशियो होता है, उसी की तरह से उसमें सर्टिफिकेशन भी ऑनलाइन सिस्टम है, उसमें सीड टेस्टिंग भी ऑनलाइन सिस्टम है, और उसी हम पोर्टल में आगे जाके अभी उसकी शुरुआत हुई है। तो उसमें हमारी कोशिश है कि उसमें जो बीज की उपलब्धता और बीज की सप्लाई का भी सिस्टम हम कोशिश करेंगे। एक बार ये साथी पोर्टल शुरू हो जाता है तो पहला फेज जो ब्रीडर न्यूक्लियर, जिससे ब्रीडर से लेके और सर्टिफाइड सीड तक का फेज शुरू हो गया है, और जो आगे जो सर्टिफाइड से आगे जो किसानों के पास बीज जाएगा तो उसका भी पूरा ब्यौरा वहाँ रहेगा, और किसान भाई जो QR कोड के द्वारा उस थैली को, जैसे ही QR कोड अपने मोबाइल से या जो दुकान से आप ले रहे हैं उससे जो स्कैनर होता है उससे जैसे करेंगे तो आपको उसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो जो आजकल जो एक नकली बीज का जो समस्या रहती है उसको हम निश्चित रूप से इस नई प्रणाली से उस पर हम पूरी तरह से नियंत्रण कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। तो विपिन जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, और इसी तरह से हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन कार्यक्रम में वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। PGS ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए।
अरे 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 अरे, क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं, तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस कार्यक्रम में आज हम खरीफ फसलों में बीजों की उपलब्धता एवं सावधानियों के बारे में और इसके साथ ही कृषि शिक्षा एवं स्वरोजगार के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल आप पूछ सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर के जरिए, या फिर ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए भी सवाल भेज सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए उनका रुख करते हैं। विष्णु सिंह जी जोधपुर राजस्थान से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। विष्णु जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो। हेलो जी विष्णु जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैं मैडम ये सवाल पूछना चाहता हूँ जी कि अगर बीज की मात्रा कम ज्यादा जमीन में डालने से फसल पर कितना प्रभाव पड़ता है? जी ज्यादा होती है या कम होती है? जी जी बिल्कुल, आइए जानते हैं। जी डॉक्टर विष्णु जी, जब किसी भी फसल का जो बीज की मात्रा एक रिकमेंडेशन दी जाती है तो उसके लिए बहुत ही वृहत तौर पर जो एक्सपेरिमेंट करके इवन जो वैरायटी वाइज जितनी भी नई वैरायटी आती है उनके भी सीड रेट पर पहले जो है हमारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उसी के बेस पर वो रिकमेंडेशन दी जाती है। बीज की जो एक रिकमेंडेड डोज है उसके अलावा थोड़ा 10-25% कम करके या 25% अधिक करके उसको करते हैं। लेकिन जैसे बहुत कम मात्रा अगर आपकी मान लो कुछ फसलों में जहाँ पे जो टहनियाँ जैसे सरसों में है या गेहूं में जैसे जो टिलरिंग होती है लगे आते हैं, तो उसमें कई बार फसल अगर कम भी बीज होता है तो उसको पूरा कर लेती है। इसी तरह अधिक बीज होता है तो उसमें आमतौर पर ये होता है कि आपका जो फुटाव है, अगर रिकमेंडेड से अधिक बीज होता है तो फुटाव बहुत अधिक नहीं होता, और कई बार जैसे दानों का भराव भी, क्योंकि पौधों का कंपटीशन अधिक रहता है पानी के लिए और जितने भी हमारे जो आपके खाद के जितने भी वो हैं पोषक तत्वों के लिए, तो उसमें इसीलिए ये रिकमेंड की जाती है कि जो आपकी रिकमेंडेड डोज है तो उसी के हिसाब से अगर बिजाई करते हैं तो आपकी जो उपज है वो सही आती है। लेकिन फिर भी अगर 5-10% ऊपर नीचे रहता है तो उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और जो फुटाव वाली जो कल्ले वाली फसल है या आपकी जैसे सरसों आदि में, तो उसमें क्योंकि टहनियाँ बहुत अधिक आ जाती है, वो थोड़ा कंपनसेट कर लेती है, तो उसकी एक लिमिट होती है। ये नहीं कि भाई हम अगर मान लो सरसों में 1 किलो का बीज एकड़ में हमें डालना है और हम उसको 300 ग्राम 400 ग्राम डालेंगे तो निश्चित रूप से किसान भाइयों को नुकसान होगा। इसी तरह आप उसको 2 किलो डालेंगे तो उसमें इतनी ज़्यादा पौधे आ जाएंगे कि वो आपका जो टहनियाँ हैं वो एक सीधी पौधे खड़े रहेंगे। वही गेहूं में, धान आदि में तो आमतौर पे धान में हम वो करते हैं ट्रांसप्लांटिंग, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं। तो सभी फसलों में जो एक स्तर दिया गया है उसके 5-7% ऊपर नीचे में थोड़ा सा कंपनसेट होता है, लेकिन उससे अधिक अगर आप कम या बहुत ज़्यादा डालते हैं तो निश्चित रूप से पौधों में उतनी क्षमता नहीं रहती, वो कंपटीशन होता है या बहुत कम संख्या होने की वजह से उपज में निश्चित रूप से कुप्रभाव पड़ता है। जी बिल्कुल विष्णु जी, इसलिए आमतौर पर कहा जाता है कि छिटकवाद विधि को भी ना अपनाएं बल्कि वैज्ञानिक विधि से खेती करें और उसमें जो बीज की मात्रा है, दर है, इसका ध्यान जरूर रखें। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और कुछ और सवालों को यहाँ पर शामिल करते हैं। व्हाट्सएप के जरिए सवाल भेजा है चंदन कुमार जी ने झारखंड से, और वो जानना चाहते हैं कि कम अवधि का कृषि कोर्स करना चाहते हैं, ऑनलाइन कोर्स करने की सुविधा कहाँ से मिल सकती है? जी डॉक्टर मुकेश। देखिए, जो विष्णु जी ने सवाल पूछा है, सॉरी किशन कुमार जी ने, कि कम अवधि का और ऑनलाइन यदि कोई कोर्स करना चाहते हैं तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आजकल ऑनलाइन ऑफर कर रही हैं प्रोग्राम्स। और जैसे
मैंने पहले भी बताया, जो इसमें कृषि विद्यापीठ है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में, वो भी बहुत सारे कार्यक्रम डिस्टेंस एजुकेशन में तो देते ही हैं, साथ साथ कुछ 1-2 प्रोग्राम जैसे पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन एग्रीकल्चर पॉलिसी वो ऑनलाइन ऑफर में अवेलेबल है। और जैसे उन्होंने एक उनका जो दूसरा था कि छोटे ड्यूरेशन के, तो छोटे ड्यूरेशन की जब प्रोग्राम की बात करते हैं हम या एजुकेशन की बात करते हैं तो बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, शॉर्ट ड्यूरेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमारे कृषि विज्ञान केंद्र जो भी हैं उनके आसपास होंगे वो कराते हैं, और वो पर्टिकुलर टॉपिक पे कराते हैं। जैसे किसी को मशरूम कल्टीवेशन में चाहिए या जैसे सीड ट्रीटमेंट में चाहिए, तो छोटे छोटे ड्यूरेशन के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कृषि विज्ञान केंद्रों से कर सकते हैं। और ये जैसे ऑनलाइन प्रोग्राम्स की बात करनी है तो ऑनलाइन प्रोग्राम्स के लिए वो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की वेबसाइट जो हमने अभी बताया था www.ignu.ac.in पर उसकी जानकारी ले सकते हैं। बिल्कुल, तो उम्मीद है चंदन जी इस जानकारी का लाभ आप ज़रूर उठाएंगे और किसी न किसी कोर्स से ज़रूर जुड़ेंगे जो आपके लिए लाभकारी साबित होगा। बहरहाल आइए आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। हरी सिंह जी कपूरथला पंजाब से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हरी सिंह जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब जी। नमस्कार डॉक्टर साहब जी, चारे वाली फसलें होगी जैसे कि मक्की होगी, ज्वार होगी और बाजरा हो गया, इनके फसलों का भी बीज उपचार करना चाहिए, और ना करें तो क्या इसमें कोई कमी आएगी पैदावार में? इसके बारे में थोड़ा बताया जाए जी। नहीं, जैसे मैंने पहले भी बताया अभी हरी सिंह जी, जैसे बीज उपचार जो आमतौर पर एक तो जो आपकी बीज जनित बीमारियां हैं, जैसे फसलवार हम देखते हैं कुछ फसलों में कुछ बीज जनित बीमारियां होती हैं, तो उसके केस में अगर हम उपचार करते हैं तो उसकी जो बीमारी की शुरुआत की रोकथाम कुछ दिनों तक, महीने 1.5 महीने तक कम रहती है, और उससे जो उसका एक ज़्यादा नुकसान जो होता है उसको कम किया जा सकता है। उसी तरह से कई बार देखा गया है कि जैसे कई जगह पे दीमक की बहुत समस्या है, या और जो मिट्टी में कई तरह के कीड़े होते हैं जो कि शुरू के अंकुरण को प्रभावित करते हैं, अगर उस तरह की स्थिति है तो आपको निश्चित रूप से जो रिकमेंडेड इंसेक्टिसाइड है उससे उपचार करना चाहिए। और बाकी जैसे इसमें जो राइजोबियम का प्रयोग, जैसे आपकी काउपी और जो दलहनी टाइप की जो फसलें हैं चारा की, उसमें अगर हम राइजोबियम कल्चर का उपचार करते हैं तो उससे भी निश्चित रूप से आपकी उपज पे अच्छा प्रभाव पड़ता है। कई बार किसान भाई क्योंकि चारा फसलों में आमतौर पर नहीं कर पाते हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि उससे बहुत अधिक नुकसान होता है, लेकिन उसमें जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जिनमें बीज जनित बीमारी है उसमें निश्चित रूप से आपको बीज उपचार करना चाहिए, उससे निश्चित रूप से फायदा होता है। नहीं करते तो उससे किसान भाइयों को आगे फसल में थोड़ा सा गिरावट आती है। और उसी तरह से जो पर्यावरण की हम बात करते हैं कि पर्यावरण में भी जो प्रदूषण है वो कम होता है, क्योंकि चारे की फसलें सीधी हम फसलों को खिलाते, पशुओं को खिलाते हैं, तो उसमें अगर उस तरह की बीमारी के लिए कोई हम अगर छिड़काव करते हैं तो निश्चित रूप से वो हमारे मवेशियों के लिए अच्छा नहीं रहता। तो बीज उपचार हमेशा ही सरकार की एक पहल रही है, और विभिन्न कार्यक्रम चलाकर विभिन्न प्रोग्राम्स के थ्रू बीज उपचार को हमेशा ही बढ़ावा दिया गया है, और उसके लिए विभिन्न प्रकार की सब्सिडी आदि की व्यवस्था की गई है। तो निश्चित रूप से अगर उपलब्धता है तो हमें बीज उपचार के लिए जाना चाहिए। बिल्कुल, उम्मीद है हरी सिंह जी आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं, और डॉक्टर मुकेश आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत से नई तकनीकें अब कृषि क्षेत्र में भी आ रही है और उन्नत तकनीकें आ रही है, जैसे कि अगर ड्रोन की ही बात कर ले, तो इस तरह की जब नई तकनीकें आ जाती है तो कृषि शिक्षा में क्या कोर्स के माध्यम से ही इसमें कुछ नया बदलाव किया जाता है, या अलग से भी इससे जुड़े हुए कोर्सेज उपलब्ध हैं जिनसे जुड़ सकते हैं? बिल्कुल, देखिए जो आपने बात की कि जो नई नई तकनीकें आ रही हैं, जो एडवांसमेंट हो रहा है, तो उसको हम जो शिक्षा है, शिक्षा के माध्यम से ही लोगों को बता पाते हैं। पर्टिकुलरली यदि हम किसानों की बात करें और फार्मर्स की बात करते हैं, तो जब हम कोई नई चीज़ जब भी आती है तो उसको कैसे बताएंगे, उसके लिए हमें छोटे छोटे ट्रेनिंग प्रोग्राम करने होते हैं, या जो हमारा कोर्स चल रहा है उसमें उसको ऐड करना होता है। जैसे आपने ड्रोन की बात की, तो आज की डेट में ड्रोन के द्वारा कृषि में ड्रोन का बहुत योगदान है। और देखिए आजकल जब हम छिड़काव कर रहे हैं, जैसे पेस्टिसाइड का करना या फर्टिलाइज़र का करना, तो हम ड्रोन के द्वारा कर रहे हैं, या हम कुछ मॉनिटर करना है कि फसल किस तरीके की है, या कोई और चीज़ देखनी है तो हम ड्रोन के द्वारा कर रहे हैं। अब मैं एक छोटा सा एक और एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, जैसे कि अभी इरिगेशन के सेक्टर में नई एडवांस टेक्नोलॉजी है, ड्रिप इरिगेशन या आप कहें स्प्रिंकलर इरिगेशन, तो पानी को कम पानी के साथ उपज को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो वो
हम कैसे पहुंचाएंगे? तो जो हमारी शिक्षा प्रणाली है उसमें हम ये जो नई एडवांस टेक्निक्स हैं उसको हम इंक्लूड करते हैं और उसके बारे में जो हमारे विद्यार्थी हैं उनको बताते हैं और जो फार्मर्स को जो इन्फॉर्मेशन देनी होती है वो भी छोटे छोटे ट्रेनिंग्स के द्वारा नई नई तकनीकों के बारे में दी जाती है। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे अगले कॉलर का रुख करते हैं। हरिशंकर जी मध्य प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरिशंकर जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी जय पूछ रहे मैडम क्या हम बोरिंग नहीं कर पाए सोयाबीन की, लगातार पानी गिर रहा है। जी जी बिल्कुल। तो कब तक बोरिंग कर सकते हैं? कौन तारीख तक? जुलाई, अब जुलाई लग रही है कब से? कौन तारीख तक बोरिंग कर सकते? ठीक है, आइए जानते हैं। हाँ हरिशंकर जी, जैसे आपको पता है कि जैसे जो खरीफ की फसलों की हम बुआई करते हैं तो आमतौर पर जो मानसून का मध्य भारत में और उसमें जून के अंत में या जुलाई में कई बार थोड़ी लेट भी हो जाती है, तो उसी में हम बिजाई करते हैं। तो अभी आपकी क्योंकि बरसात शुरू हुई है तो इतना घबराने की आवश्यकता नहीं है, और जैसे ही बरसात थोड़ी कम होती है तो आप कोशिश करें कि जैसे ही खेत में ट्रैक्टर चलने लायक हो तो तुरंत आप अपनी बिजाई करें, और उससे पहले आप बीज की व्यवस्था अच्छी तरह से रख के, और जैसे कि पहले हमारे एक भाई ने पूछा था कि वे किस तरह से उसको हम घर में लाने के बाद रखें, तो अपने अंदर बिना नमी की जगह पे उसको जहाँ कहीं हवा का भी वो हो तो वहाँ पे रखें ताकि बीज की गुणवत्ता खराब नहीं हो। और खेत में भी आप ये ध्यान करें कि एक बार, क्योंकि पानी का भराव बहुत ज़रूरी होता है आगे के पूरे सीजन के लिए, और अगर आपको लगता है कि बरसात के बंद होने के बाद भी आपके खेत में पानी का भराव है तो अगर कोई पानी निकालने का ड्रेन का सिस्टम हो तो उससे, या कोई पंप आदि लगाकर उसको जल्दी खेत को बत्तर में लाएंगे तो आपको कुछ समय बच जाता है। लेकिन 15-20 जुलाई तक तो कोई ऐसा घबराने की आवश्यकता नहीं है। आमतौर पर जुलाई के पहले पखवाड़े में तो हम बिजाई जो इतनी भी खरीफ फसलें हैं बरसात के आगमन पे करते हैं। तो अभी क्योंकि मौसम तो खुलना ही है और खुलने के तुरंत बाद आप पानी की निकासी के बाद तुरंत आप अपनी बिजाई करें तो निश्चित रूप से इससे जुड़ा हुआ लगभग एक और सवाल है जिसे जल्दी से मैं लेना चाहती हूँ। ईमेल के जरिए सवाल भेजा है सुब्रन शर्मा जी ने ग्वालियर से। उनका कहना है कि उन्होंने कल सोयाबीन की बुआई की और रात से ही पानी गिरना शुरू हो गया है, तो उनके मन में संशय ये है कि क्या बीज का जमाव सही होगा? जी डॉक्टर यादव। शर्मा जी, अगर उसमें बरसात रुकती है और पानी का भराव नहीं रहता है लंबे समय तक तो निश्चित रूप से जमवार होगी। थोड़ा सा जहाँ क्रस्ट बनती है, जो पपड़ी बनती है, उसको वो थोड़ी जमवार में कमी लाती है। लेकिन अगर पानी का भराव रहता है तो सोयाबीन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत ही सेंसिटिव बीज उसका होता है, गिरने से अंकुरण घट जाता है। पानी के भराव से आम मध्य प्रदेश में देखते हैं हर वर्ष इस तरह की समस्या आती है, तो निश्चित रूप से उसमें थोड़ी समस्या आ सकती है। तो आप कोशिश करें कि पानी खेत में भराव नहीं होने दें और किसी न किसी तरीके से आप उसकी पानी की निकासी की व्यवस्था करें जैसे ही बरसात थमती है, और बरसात होते हुए भी, ताकि पानी बहुत लंबे समय तक नहीं भरे, तो उसी से आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। अन्यथा अगर पानी 2-3 दिन तक लगातार भरता है तो बीज के जमवार में निश्चित रूप से वो उसका प्रभाव पड़ेगा। तो सुब्रन जी, बेहतर यही होगा कि जल निकासी का अच्छा इंतजाम अपने खेतों में कर लें। इसी के साथ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है
और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में, जिसमें आज हम कृषि शिक्षा और खरीफ फसलों में बीज की उपलब्धता और सावधानियों के बारे में बातचीत कर रहे हैं। बहुत सारे सवाल लगातार हमारे पास पहुंच रहे हैं हमारे दर्शकों के। आइए कुछ और सवालों को शामिल करते हैं। व्हाट्सएप के जरिए सवाल भेजा है गोपाल जी ने दुमका झारखंड से, और ये जानना चाहते हैं कि ये सोलर पंप लगाना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करें। डॉक्टर मुकेश, आप इन्हें क्या सुझाव देंगे? हाँ, देखिए गोपाल जी, आपका जो क्वेश्चन है कि आप सोलर पंप लगाना चाहते हैं, सबसे पहले तो देखिए सोलर पंप के बारे में हमें पता होना चाहिए कि सोलर पंप के क्या फ़ायदे हैं। क्योंकि सोलर वाटर पंप जो है उस समय भी पानी दे सकता है जब बिजली नहीं है, या दूसरा उसका एक ये फ़ायदा है कि किसान भाई जब या तो इंजन से चलाते हैं जिसका पेट्रोल का खर्च होता है, तो इसमें ये एक जो है बेनिफिट है कि आपको लगातार पानी मिल सकता है। बट इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि इसमें दिन के टाइम ही आपको पानी मिलेगा, क्योंकि जब रोशनी होगी, लाइट होगी, तभी आप इससे पानी ले सकते हैं। अब दूसरा जो आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि आपको लगाना है तो इसके लिए क्या करना है आपको, क्योंकि गवर्नमेंट इसमें सब्सिडी देती है कुछ, तो उस गवर्नमेंट को कैसे आपको अप्रोच करना है, तो आपको स्टेट, जैसे आप झारखंड से हैं तो स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास आपको जाना पड़ेगा। वहाँ से इसके बारे में पता करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट कितनी सब्सिडी दे रही है, कौन कौन सी कंपनियाँ वहाँ पे इस सोलर वाटर पंप को लगा रही हैं। तो इसकी अधिक जानकारी के लिए आप स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो गोपाल जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया है। उम्मीद है कि इसका लाभ आप जरूर उठाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आशीष जी सीहोर मध्य प्रदेश से। आइए उनका रुख करते हैं। आशीष जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो आशीष जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? कृपया टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। हेलो आशीष जी, कृपया टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, बातचीत में रुकावट आएगी। हेलो, चलिए हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे। आशीष जी, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो, चलिए आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवालों को लेते हैं। यहाँ पर वीरेंद्र रावत जी ने सवाल भेजा है शिवपुरी मध्य प्रदेश से, और ये जानना चाहते हैं कि सोयाबीन में खाद की मात्रा कितनी डालनी चाहिए। डॉक्टर यादव, कुछ सुझाव देना चाहेंगे आप इन्हें? सोयाबीन में खाद की मात्रा जो आमतौर पर जो रिकमेंडेशन रहती है उसमें 60 किलो नत्रजन की रहती है प्रति हेक्टेयर, और 40 किलो जो है आपका फास्फोरस की रहती है। और उसी तरह और आमतौर पर किसान भाइयों को सलाह यही दी जाती है कि वो मिट्टी परीक्षण के आधार पर ही जो भी उर्वरक हैं उनका प्रयोग करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑर्गेनिक खाद जो हमारी घर की जो खाद होती है उसका ज़्यादा प्रयोग करें। और क्योंकि अभी जो मिट्टी परीक्षण का जो भारत सरकार का एक पहल रही है, और उसमें जितने भी जो सॉइल हेल्थ कार्ड भी किसान भाइयों ने बनवाए हैं, तो वो रिकमेंडेशन पे जाएं, लेकिन रिकमेंडेशन से ज़्यादा बेहतर यही रहता है कि किसान भाई अपनी मिट्टी का परीक्षण कराएं, और उस परीक्षण के आधार पर जो रिकमेंडेशन दी गई है उसको अगर हम करते हैं तो उससे निश्चित रूप से किसान भाइयों को बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। कई बार एक पर्टिकुलर जो पोषक तत्व भूमि में रहता है जो हमारी जमीन में, लेकिन हम फिर भी उसको डाल रहे हैं, तो उससे एक तो हमारा खर्चा बढ़ता है, और दूसरा जो आमतौर पर जो उसके अधिकता की वजह से जो टॉक्सिसिटी भी हमारे फसल में होती है, तो उस बात को ध्यान रखते हुए जो रिकमेंडेशन है उसके साथ साथ अगर मिट्टी परीक्षण भी किसान भाई कराते हैं तो निश्चित रूप से उनको फसल अच्छी पैदावार मिलेगी। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर मुकेश, आपसे जानना चाहेंगे कि कृषि क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि लगातार कृषि स्टार्टअप्स काफी आगे आ रहे हैं, और उच्च शिक्षा हासिल कर करके भी जो युवा हैं वो इस क्षेत्र में आ रहे हैं। तो ऐसे में जानना चाहेंगे कि जो युवा हैं उनको उद्यमिता की ओर ले जाने के लिए कोर्सेज किस तरह के हैं जिन्हें करके वो कृषि स्टार्टअप्स शुरू कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए जो आपने क्वेश्चन किया ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे सरकार का भी एक इसमें बहुत तगड़ी पहल है कि हम स्वरोजगार
की तरफ बढ़ें और मतलब खुद जॉब ढूंढने की बजाय दूसरों को भी जॉब दें। तो जो डिफरेंट कोर्सेज हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, पर्टिकुलरली जब मैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की बात करता हूँ तो वो उनके जितने भी नए प्रोग्राम हैं, पर ये जो डिप्लोमा प्रोग्राम्स है, जैसे मैंने बताया डिप्लोमा इन मीट टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, डिप्लोमा इन वाटरशेड, डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलॉजी, तो ये स्वरोजगार की तरफ ही ले जाते हैं। और अभी भारत सरकार की एक नई पहल यह भी है कि जो स्टार्टअप है उसके लिए भारत सरकार सहयोग कर रही है। तो जितने भी हमारे, जो आपने अभी खुद ही बताया कि जो युवा जो हैं वो स्टार्टअप्स की तरफ जा रहे हैं, कई IIT ग्रेजुएट्स हैं जिन्होंने अपने स्टार्टअप शुरू किए हैं। एक हमारे मतलब किसी विद्यापीठ के जो एक विद्यार्थी हैं, उन्होंने अपना एक ऑर्गेनिक फॉर्म डेवलप किया है और वो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस को एक मार्केटिंग की चेन बनाई है, जिससे कि पब्लिक के पास ले जा रहे हैं। तो इस तरीके से नए नए स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं और नए नए प्रोग्राम्स, जो एजुकेशनल प्रोग्राम से हेल्प लेके और सीख के वो अपना आगे स्टार्टअप्स लगा सकते हैं, अपने व्यवसाय खुद स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर यादव, जैसे कि आपने कार्यक्रम की शुरुआत में ही बताया था कि जलवायु परिवर्तन की मार से किसानों को काफ़ी जूझना पड़ रहा है, लेकिन इसका सामना वो कर सकते हैं अगर उसके जो प्रतिरोधी बीज है उनका इस्तेमाल कर लिया जाए। तो इस दिशा में क्या कोशिशें चल रही है और किसान इसका किस तरह से लाभ ले सकते हैं? हाँ, बहुत ही सही आपने सवाल पूछा जी। क्योंकि जो हमारा प्रयास है पिछले 8-9 वर्षों से, उसमें जो क्लाइमेट चेंज के प्रति प्रतिरोधक किस्मों के विकास का विशेष तौर पर है। और जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया भी कि जो 2279 किस्में, उसमें से 1888 किस्में किसी न किसी बीमारी, कीड़े या अजैविक दबाव जैसे सूखा है या आपका बहुत अधिक गर्मी वाली जगह है, सैलिनिटी का है, पानी भराव है, जल भराव का जैसे होता है, फ्लड की कंडीशन होती है, तो उसमें जो 407, इनमें जो 1888 में है 407 किस्में ऐसी हैं जो अजैविक दबावों के लिए बहुत ही प्रभावकारी हैं। जैसे कि आपका जल भराव की समस्या, जैसे अभी कई किसान भाइयों ने सोयाबीन में 2 किसान भाइयों ने पूछा है, उसी तरह से धान में जैसे कई बार वाटर सबमर्जेंस की समस्या आती है, उसके अलावा सूखे की समस्या तो एक आम समस्या है। तो लगभग सभी फसलों में हमने ये जो 407 किस्में हैं, ये हमने बहुत ही जो प्रिसीजन टेक्निक से जो हम इसको स्क्रीनिंग करके जो आर्टिफिशियल कंडीशन में कि उसमें ये सुनिश्चित किया गया है कि इस पर्टिकुलर जो अजैविक दबाव है उसके लिए उसकी प्रतिरोधक क्षमता है। तो उनका बीज का हमने किस्में विकसित किए और हम कोशिश कर रहे हैं कि उनका अधिक से अधिक प्रजनक बीज बना के उसको सीड चेन में डाला जाए और उपलब्ध है, किसान इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, आधुनिक तकनीक है और अनुसंधान का वो लाभ ले सकते हैं। डॉक्टर DK यादव, डॉक्टर मुकेश, आप दोनों ने बहुत अच्छी जानकारियां दी हमें कार्यक्रम में, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो विस्तार से जाना आपने कि बीज खरीदते समय और बीजों को लेकर किस तरह की सावधानियां बरतनी जरूरी है और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। इसके साथ ही कृषि शिक्षा आपको किस तरह से स्वरोजगार की ओर ले जा सकते हैं। उम्मीद है इन जानकारियों का लाभ आप जरूर उठाएंगे। आगे बढ़ते हैं और हेलो किसान कार्यक्रम के अगले विषय के बारे में आपको बता दें। सोमवार को प्रसारित होने वाले हेलो किसान कार्यक्रम में जो विषय रहेंगे वो रहेंगे समन्वित कृषि प्रणाली योजना, और इसके साथ ही बातचीत होगी मोटे अनाज की खेती के बारे में। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल आप हमें भेज सकते हैं। आप हमें ईमेल के जरिए अपना सवाल भेज सकते हैं। नोट कर ले हमारा ईमेल आईडी hellokisan2015@gmail.com। सवाल के साथ साथ अपना नाम स्थान भी जरूर लिखें। इसके अलावा सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके जरिए भी आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, इन्हें जरूर सब्सक्राइब करें और उनके साथ जुड़कर आप कार्यक्रम से जुड़ी जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। अपने सवाल और अपने जो सुझाव है वो भी आप हमें भेज सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करके आप अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। इसके साथ ही हेलो किसान कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं और तमाम जानकारियां दोबारा हासिल कर सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। इसके साथ हेलो किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।
दोस्तों क्या आपने सुना है बायोफंगिसाइड्स?